हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पे। और जल्दी से चलते हैं अपने शो द बर्निंग शो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। आखिरकार ये क्या है, सरकार इस पर क्यों इतनी बातें कर रही है, इसके जो है लाभ क्या है, हानि क्या है, जो विपक्ष है, जो यहाँ पर सत्ता पक्ष के विरोध में जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों हैं, क्या वास्तव में इससे देश में कुछ बड़े बदलाव होंगे या नहीं होंगे, इन सभी मुद्दों पर हम इस छोटी सी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सेशन को यहां पर फटाक से लाइक कर देना है और वीडियो देखने के बाद अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको शो कैसा लगा। ठीक है, तो ये यहां पर नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं द बर्निंग शो, जिसमें ऐसे ही समाज से और राजनीति से और हमारी जो एजुकेशन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम डिटेल से रोज तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी 10 से 15 मिनट का एक सेशन लेंगे और डिटेल से यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर ये बात शुरू कहां से होती है। देखिए 2014 में दोस्तों काफी लंबे समय के बाद, लगभग आप कह सकते हो 10 सालों बाद सत्ता में परिवर्तन होता है और यहां पर मोदी 1.0 गवर्नमेंट यहां पर सरकार में आती है। एनडीए की गवर्नमेंट है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यहां पर मोदी जी जैसे ही सत्ता में आते हैं तो उसके बाद ये सबसे पहली जो घोषणा है एक तरीके से क्या करते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कहने का अर्थ क्या था ये सर, देखो पूरे देश में एक साथ, आप सबको पता है राज्य स्तर में कई सारे यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं हैं, यूपी की विधानसभा, एमपी की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा, इसी तरह केंद्र सरकार है। तो भारत में आप देखते हो हमेशा न्यूज में कभी ना कभी आपको किसी ना किसी राज्य में चुनाव दिखते रहते हैं। आज मणिपुर में चुनाव हो रहा है, कल मिजोरम में हो रहा है, परसों केरल में हो रहा है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो इन चीजों में ये जो बार बार चुनाव होते हैं ना, ये सब जनता को भी जो दिमाग खराब होता है, हर दिन चुनाव चल रहा है कहीं ना कहीं। इन चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का यहां कॉन्सेप्ट लाया गया। अर्थ ये था कि भैया देश में जो चुनाव होने, चाहे केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, एक ही बार करवा दो, बात खत्म। अगले 5 साल तक फिर चुनाव की बातें नहीं होंगी। ये इसके जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, इसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट था, जिससे यहां पर बहुत सारे फायदे हैं जिनकी बातें हम आगे करेंगे। फायदे क्या है अगर मोटा मोटा बताया जाए तो देखो, पहली बात तो जनता का समय बचेगा। दूसरी बात, जो बार बार सरकार यहां पर अपनी मशीनरी यानी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह को लगाती है ना चुनाव में, वो बचेगा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो यहां पर लगाई जाती है भैया सिक्योरिटी देने के लिए, वो नहीं खर्च होंगे। इसके अलावा टीचर्स को बहुत बार लगा दिया जाता है वोटिंग के समय ना बूथ पे, तो दोस्तों ये सारी चीजें बचेंगी। टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन यहां पर वोटिंग करवाने में उनका समय बहुत जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों में क्या मिलेगी दोस्तों, मदद मिलेगी। एक तरीके से आप बोलोगे सर यहां पर जो है ये लाभ है। इसके अलावा सरकार का पैसा भी बचेगा, क्योंकि एक बार चुनाव हो गया, बात खत्म, बार बार होने नहीं है, तो सरकार का एक्स्ट्रा जो पैसा खर्च होता है दोस्तों वो भी बचेगा। ये हो गए लाभ। अब हम यहां पर दोस्तों बात करेंगे क्या हमारे देश में ये पहली बार ऐसा कुछ बात हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। सबको ध्यान में रखना है, देश की अगर आजादी की बात करें, जब हमारा देश क्या हुआ था दोस्तों, आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके जस्ट बाद यहां पर 1951 में जो पहली बार चुनाव हुए ना, आप बोलोगे जब 1951 में पहली बार चुनाव हुए, तो दोस्तों आप सबको ध्यान में रखना है 1951 से लेकर आपका 1967 तक, ठीक है, यहां तक 1951 से दोस्तों 1967 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव साथ में होते थे। यानी कि लोकसभा के जो चुनाव है ना, जो यहां पर केंद्र के लोकसभा चुनाव और यहां पर राज्यों के विधानसभा चुनाव, दोनों दोस्तों यहां पर क्या होते थे, साथ में होते थे। लेकिन हुआ क्या यहां पर आप सबको पता है, 1967 में दोस्तों यहां पर क्या हुआ, यहां पे होता क्या है कि कुछ राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनको भंग कर दिया गया और कुछ नए राज्य भी बन गए, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, आप सबको पता है नए राज्य बन रहे थे। तो जब नए राज्य बन रहे हैं, कुछ राज्यों की यहां पर विधानसभाएं भंग कर दी जा रही हैं, तो जो एक साथ यहां पर साइकिल चली आ रही थी, एक साथ जो चुनाव की प्रक्रिया चली आ रही थी, तो वो क्या हो गई दोस्तों, डिस्टर्ब हो गई। और तब से लेकर अभी तक वो डिस्टर्ब ही चलती रही, क्योंकि अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया, कहीं कुछ लग गया, जिसके चलते उनके चुनाव टाइमली हो नहीं पाए। और इससे हमारे पूरे देश के जो यहाँ पर 28 राज्य हैं, उनके क्या बन गए दोस्तों, विधानसभा के अलग अलग टाइम स्लॉट बन गए। तो समस्या हो गई, अब किसी का भी चुनाव एक साथ नहीं हो रहा था। ठीक है, इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसके लाभों को देखते हुए क्या किया, एक कमेटी बनाई। एक दोस्तों यहां पर क्या किया, कमेटी बनाया। कमेटी में उन्होंने क्या किया, रामनाथ कोविंद जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों एक पैनल गठित किया गया, जिसमें हमारे आप बोलोगे गुलाम
जो है नबी जो हैं वो भी थे, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इसके अलावा आपके हरीश साल्वे हो गए, इसके अलावा अमित शाह हो गए, काफ़ी सारे प्रतिष्ठित लोग इसमें रखे गए ताकि यहाँ पर अलग अलग देशों का क्या किया जा सके, अवलोकन किया जा सके और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि भारत में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं। तो भैया मुबारक हो, यहाँ पर कमेटी ने 18 तारीख को दोस्तों 18 तारीख को रिपोर्ट जो थी 18,693 लगभग 73 या 75 पेज के आसपास 18,500 से ज़्यादा पेजों की एक रिपोर्ट क्या की दोस्तों, सबमिट की और जिस पर केंद्र सरकार ने क्या कर दी, हामी भी भर दी। यानी कि अब यहां पर बात करते हैं, जो रिपोर्ट आई ना, आप देख सकते हो रिपोर्ट दी गई है ना द्रौपदी मुर्मू जी को, है ना। तो ये रिपोर्ट में यही बोला गया कि देश में एक साथ राज्य व केंद्रों के चुनाव करवाए जा सकते हैं, ठीक है, ये बात इन्होंने बोल दी। लेकिन कुछ सावधानियां बरतते हुए, सावधानियां क्या है, सावधानियां इन्होंने ये बोली कि अगर मान लो कहीं पर किसी भी राज्य विधानसभा में या केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यहां पर विधानसभा या लोकसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, अगर केंद्र की बात करें तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्य की बात करें तो केवल विधानसभाओं में लाया जा सकता है। ये पॉइंट आपका पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, दूसरी बार के लिए आपको दूसरे सत्र का वेट करना पड़ेगा। सत्र मतलब पार्लियामेंट का जो सेशन होता है ना, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, तो एक सेशन में एक ही बार आप ला सकते हो। तो अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर यहां पर सरकार गिर जाती है या भंग हो जाती है तो भैया बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, ना कि संपूर्ण कार्यकाल के लिए। ऐसा इसलिए ताकि बचा हुआ कार्यकाल अगर चुनाव मतलब चुनाव करके नई सरकार वापस बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी ना तो साइकिल मेंटेन रहेगा, वरना यहां पर वापस से वो जो अवधि है वो बिगड़ जाएगी। तो ये एक पहली इन्होंने रिकमेंडेशन दी। दूसरी बात इन्होंने बोली 2029 तक सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दो। 2029 ही क्यों चुना गया, क्योंकि आप सबको पता है 2024 में हमारे केंद्र सरकार के चुनाव हुए, तो केंद्र सरकार का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है, 2029 में। तो 2029 तक दोस्तों कार्यकाल बढ़ा दिया गया, बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। इसके अलावा यह बोला गया है भैया कि जो यहां पर नगर पंचायतें, लोकल पंचायतें होती है, उनके चुनाव की जो भी अवधि है वो राज्य सरकार पर है, वो डिपेंड करेगी, उसकी मर्जी है कि वो कब कराना चाहती है। ये सारी देखो यहां पर डिटेलिंग दे रखी गई है ना, पूरी डिटेलिंग दोस्तों मैंने यहां लिख दी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आप आराम से केवल अभी मसला समझो कि है क्या, ठीक है। बात करें यहां पर अविश्वास प्रस्ताव वाली जो मैंने अभी बात बताई कि शेष कार्यकाल के लिए ही यहां पर नई सरकार बनेगी, ना कि संपूर्ण कार्यकाल के लिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, मानना ना मानना सरकार की बात है, लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन कर कर कुछ आर्टिकल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आर्टिकल 83 में जो यहाँ पर संसद का जो पूरा क्या होता है कार्यकाल होता है, इसमें परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 72 में दोस्तों परिवर्तन होगा। इसके अलावा एक नया अनुच्छेद 324A भी जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ अनुच्छेद है जिनमें परिवर्तन करना है। तो क्या सर ये सभी हमें याद करना है भैया, ये याद व्याद नहीं करने, लेकिन ये तो बात होगी कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर सरकार अब करने वाली। बात यहाँ पर यह आती है कि जो हमारा विपक्ष है उसको समस्या क्या है। देखो विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखो क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं ना, क्षेत्रीय मुद्दे समझते हो कि नहीं समझते हो। मान लो अब बिहार जो है, ठीक है, क्या बिहार की समस्या और केरल की समस्या सेम होगी, यस और नो। बिहार की समस्या बोलो साक्षरता दर में कमी है, लेकिन केरल की समस्या बाढ़ है, तो दोनों की समस्याएं अलग है। तो ऐसे में अगर चुनाव एक साथ होंगे तो पब्लिक जो ओपिनियन बनता है ना, पब्लिक ओपिनियन कैसे बनेगा, मतलब लोगों की जो राय होती है, लोग राय क्या लेंगे, अपने क्षेत्रीय मुद्दों का या केंद्रीय मुद्दों का। क्योंकि अगर केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हो गए, केंद्र कह रहा है कि देश में ना शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, जो है उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, जबकि केरल में भैया बाढ़ की समस्या है, बाकी सारी चीजें तो बढ़िया चल रही है। अब लोगों को यहां पर क्षेत्रीय मुद्दे और केंद्रीय मुद्दों में अंतर नहीं समझ में आएगा, जिससे होगी समस्याएं। तो यहां पर जो लोकल पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं ना दोस्तों, उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उनको यहां पर क्या होगा, जो है क्षेत्रीय जो दल हैं, जो लोकल पार्टीज हैं, उनको दोस्तों यहां पर नुकसान हो सकता है वो सरकार से बाहर भी हो जाए। लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, लोकतंत्र पर हमला। विपक्ष क्या कह रहा है दोस्तों, लोकतंत्र पर इसे हमला बता रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर छोटी पार्टी आपकी राजनीति से दोस्तों बाहर होने लगेगी, तो आप खुद समझ सकते हो ना, छोटी पार्टी राजनीति से बाहर होने लगेगी तो केवल बड़ी बड़ी मछलियां रह जाएंगी। आपका पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ऐसे में होगा क्या लोकतंत्र बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। तो ये एक समस्या है। तो यहाँ पर छोटी पार्टियों को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चेंजेस भी हैं, कुछ यहाँ पर टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। टेक्निकल चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी मशीनरी लगेगी, अब ईवीएम की बात करो तो कितनी सारी ईवीएम लगेगी, तो भैया इतनी ईवीएम बनेगी कैसे, और बनने के बाद इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात,
एक साथ अगर राज्यों में और केंद्र में चुनाव होंगे तो भैया बहुत सारी बटालियन हमें चाहिए होगी, सीआरपीएफ चाहिए होगी, सीआईएसएफ चाहिए होगी, पुलिस चाहिए होगी, है ना। तो वो भी दिक्कत है, इतनी ज्यादा हम कहां से मशीनरी लाएंगे। इसके अलावा भी समस्या क्या है कि भैया जब हम किसी भी राज्य में यहाँ पर हम क्या बनाते हैं दोस्तों, आप बोलोगे जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है ना, जब यहाँ पर क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को केंद्र स्तर के क्षेत्रों के साथ कैसे मैच करेंगे, ये भी एक समस्या है ना। लोगों की जो वोटर आईडीज बनेगी भैया, उसमें भी समस्या है, लोग कंफ्यूज रहेंगे कि अभी हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों की वजह से जो लोकल पार्टीज हैं और जो विरोधी दल हैं वो क्या कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का दोस्तों विरोध करें। तो फिलहाल ये बातें थी जो आपको इस सेशन में पता करनी थी। अब आपके लिए सवाल यह है कि जल्दी से बताओ क्या लगता है आपको, क्या देश में वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, या दोस्तों ऐसा किया जाना चाहिए भारत के कुछ राज्यों का चुनाव केंद्र सरकार के साथ करवा दिया जाए और कुछ राज्यों का चुनाव बाद में करवाया जाए, फेज वाइज करवाया जाए, आधे राज्यों का एक बार करवा दो फिर आधे राज्यों का करवाओ, ऐसा कुछ अन्य प्रणाली होनी चाहिए। तो ये सभी आपको क्या करना, अपने देखो सीमित शब्दों में, अच्छे शब्दों में जरूर से कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट देखो जब दोनों लोग बात करते हैं ना, जब आइडियाज एक्सचेंज होते हैं तभी यहाँ पर कुछ हेल्दी निकल कर आता है। समझ में आई? तो सभी को कमेंट जरूर करना है दोस्तों। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, पूरा डिटेलिंग आपको दे दिया है। बाकी एसएससी एमटीएस वालों के लिए यहाँ पर आप जो भी किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी करो, आप सभी के लिए संडे में लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का महासंग्राम, जिसमें सभी को दोस्तों क्लास जरूर ज्वाइन करनी है, ठीक है, जिसमें सुबह 7 बजे से पूरे एक साल का यहां पर करंट अफेयर का निचोड़ करवाने वाला हूं, ठीक है, इसी संडे को आपको 22 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ बैच चलता है। बाकी एसएससी जीडी का बैच शाम को 6 बजे से चलता है। रेलवे का, आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल का बैच रात को 9 बजे से चलता है। ये सभी बैच आपको यूपी एग्जाम्स अंडर 24/7 पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलवाए जा रहे हैं, जिसकी पीडीएफ वगैरह आपको यूपी एग्जाम्स अंडर 24/7 के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। लेकिन अगर अभी तक दोस्तों आपने अंडर 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। सो कैसा लगा जल्दी से, और लाइक सब्सक्राइब और यहां पर कमेंट करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले शो पे, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।